Hello friends, today in this video we will learn about interpretation clause which is given under section 3 of Transfer of Property Act, which is simply called TPA in short form. So let's we start. First of all we will start from Transfer of Property Act. इस एक्ट को ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट कहा जाता है और जो ये एक्ट है ये फोर्स में आया 1 जुलाई 1882 को, लेकिन ये इनेक्ट जो हुआ था वो 17 फरवरी 1882 को हुआ था. इंटरप्रिटेशन क्लॉज विच इज़ गिवन अंडर द TPA which define immovable property, attested, registered, actionable claim, notice, and these are defined under section 3 of TPA. इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या होती है? सेक्शन 3 कहता है TPA का, इमूवेबल प्रॉपर्टी डज नॉट इंक्लूड स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रोइंग क्रॉप्स और ग्रास. सिंपली ये सेक्शन कह रहा है कि ये तीन चीज़ें जो हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी में इंक्लूड नहीं होंगी. वो कौन सी तीन चीज़ें हैं? फर्स्टली स्टैंडिंग टिम्बर, सेकेंडली ग्रोइंग क्रॉप्स एंड ग्रास. स्टैंडिंग टिम्बर मीन्स जैसे कि बैम्बूज हो गए, तो ये किसी पर्पज़ के लिए लगाए जाते हैं, तो ये मूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर इंक्लूड होंगे, ना कि इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए. सेकेंडली ग्रोइंग क्रॉप्स जो हैं जैसे कि फसलें वगैरह होंगी, इनका भी पर्पज़ यही होता है कि इन्हें वहाँ से एक ना एक दिन हटाया जाएगा, तो ये भी इमूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर इंक्लूड नहीं होंगे. और थर्ड है हमारा ग्रास. ग्रास भी इमूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर इंक्लूड नहीं होंगे. तो TPA के अंदर सेक्शन 3 जो है सिंपली ये बात कहता है कि ये तीनों चीज़ें इमूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर इंक्लूड नहीं होंगे. द टर्म इमूवेबल प्रॉपर्टी इज़ डिफाइंड इन एटलीस्ट 2 अदर इंडियन इनेक्टमेंट. फर्स्ट द जनरल क्लोज एक्ट एंड द सेकेंड द रजिस्ट्रेशन एक्ट. TPA में तो सिर्फ 3 चीज़ें ही बताएगी कि क्या क्या उसमें इंक्लूड नहीं होगा, लेकिन इमूवेबल प्रॉपर्टी की प्रॉपर डेफिनेशन जनरल क्लॉज एक्ट और रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंदर प्रॉपर डिफाइन की गई है. जनरल क्लॉज एक्ट 1897 का सेक्शन 3 क्लॉज 26 कहता है कि जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है उसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होंगे. तो इस सेक्शन के अंदर ये बता रखा है कि उसके अंदर इंक्लूड होंगे लैंड and benefits to arise out of land and things attached to the earth except standing timber, growing crops and grass. Means immovable property के अंदर include होंगे land, और land से जो भी benefits arise होते हैं जैसे कि rent, और जो चीज़ें land से जुड़ी हुई हैं जो attach हैं land के साथ, earth के साथ attach हैं, वो भी इमूवेबल प्रॉपर्टी में इंक्लूड होंगी. उन्हें भी इमूवेबल प्रॉपर्टी ही कहा जाएगा. लेकिन स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रोइंग क्रॉप्स और ग्रास, इन तीनों चीज़ों को छोड़कर जो भी चीज़ें लैंड हैं या लैंड से जुड़ी हुई हैं या फिर जो भी चीज़ें बेनिफिट हो रहा है लैंड से, तो वो भी इमूवेबल प्रॉपर्टी होंगी. फर्स्टली इमूवेबल प्रॉपर्टी में क्या इंक्लूड होगा? लैंड. सेकंड बेनिफिट्स अराइज आउट ऑफ लैंड, जो भी बेनिफिट अराइज हो रहा है लैंड से, जैसे रेंट वगैरह जैसे बताया मैंने अभी. और थर्ड है थिंग्स अटैच टू द अर्थ, जो अर्थ के साथ अटैच हैं. अर्थ के साथ क्या क्या चीज़ें अटैच हो सकती हैं, जैसे थिंग्स रूटेड इन द अर्थ, जो जड़ें होती है वो अर्थ के साथ जुड़ी होती हैं. और सेकंड है थिंग्स एम्बेडेड इन द अर्थ, जो अर्थ के साथ पूरी तरीके से जकड़ी हुई हैं, जैसे मशीन वगैरह होगी कोई, ठीक है. और थर्ड होगी थिंग्स अटैच टू द अर्थ बट इज़ सो इम्बेडेड फॉर द परमानेंट बेनिफिशियल इन्जॉयमेंट वट टू विच इज़ अटैच्ड, जो कि परमानेंट बेनिफिशियल के लिए जो आप यूज़ करते हैं, जैसे कोई भी चीज़ें अटैच करवाते हैं जैसे डोर वगैरह हो गए, विंडोज़ होगी, तो ये परमानेंटली अटैच होते हैं. अब देखते हैं कि लैंड में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होगी, कि हम किसे लैंड कहेंगे और वो इमूवेबल प्रॉपर्टी होगी. तो लैंड में चीज़ें फर्स्ट जो इंक्लूड होगी वो होगी एक डिटर्मिनेट पोर्शन होना चाहिए अर्थ सरफेस का. मीन्स अर्थ के किसी सरफेस का एक डिटर्मिनेट पोर्शन होना चाहिए, उसे लैंड के अंदर इंक्लूड करेंगे. सेकंड कॉलम ऑफ स्पेस अबव द सरफेस, मतलब सरफेस का जो ऊपर का पोर्शन होगा उसे भी हम इंक्लूड करेंगे लैंड के अंदर. द ग्राउंड बीनीथ द सरफेस, और जो सरफेस के नीचे का हिस्सा होगा उसे भी हम लैंड के अंदर इंक्लूड करेंगे. एंड फोर्थ इज़
all objects which are on or under the surface in its natural state, for example minerals, land includes lakes, ponds and rivers within its boundary. तो मतलब ये सारी चीज़ें, मतलब जो भी सरफेस के ऊपर हैं, सरफेस के नीचे हैं, वो सारी चीज़ें लैंड के अंदर इंक्लूड होगी, चाहे वो मिनरल्स हो गए या लेक्स हो गई या पॉन्ड्स हो गए। अगर कोई भी चीज़ें सरफेस के नीचे है या ऊपर है, वो सारी चीज़ें लैंड के अंदर इंक्लूड होगी। दे आर लैंड कवर्ड बाय वाटर, और चाहे वो लैंड जो है वो वाटर से कवर्ड हो चाहे ना हो, मीन्स सारी चीज़ें लैंड के अंदर इंक्लूड होंगी। And all those objects placed by human agency on or under the surface within the intention of permanent attach, example building, walls and fences, मतलब जो भी humans के द्वारा permanent attach के purpose से लगाए गए हैं, जैसे कि buildings होगी, walls होगी, fences हो गए, तो ये भी चीज़ें land के अंदर include होंगी। ठीक है। सेकंड है benefits arise out of land. Every benefit arising out of land and every interest in such property is also regarded as immovable property. For example, right of ways, fisheries, ferries, etc. मीन्स वो बेनिफिट्स जो हमें लैंड से मिलते हैं, लैंड में हम क्या कर सकते हैं, घर बना सकते हैं, जैसे हम फिशेस बना सकते हैं, फेरीज बना सकते हैं, घाटियाँ, तालाब, मतलब हम लैंड को और भी यूज़ कर सकते हैं जो हमें बेनिफिट मिलते हैं लैंड से। थर्ड इज़ थिंग्स अटैच टू द अर्थ। कौन कौन सी चीज़ें अर्थ के साथ अटैच होती हैं, जैसे कि ट्रीज़ एंड श्रब्स, ये जो हैं झाड़ियाँ होगी, पेड़ हो गए, जो ये क्या हैं, अर्थ के साथ जुड़ी होती हैं, इनकी जो जड़ें होती हैं वो अर्थ के अंदर फैली होती हैं। सेकंड, थिंग्स एम्बेडेड इन द अर्थ, जो अर्थ के साथ पूरी तरीके से जकड़ी हुई हैं, जैसे कि वॉल्स होगी, बिल्डिंग्स होंगी। ठीक है। एंड थर्ड इज थिंग्स अटैच टू व्हाट इज सो एम्बेडेड फॉर द परमानेंट बेनिफिशियल एन्जॉयमेंट ऑफ दैट इट विच इज़ अटैच्ड। कौन कौन सी चीज़ें जो परमानेंट यूज़ के लिए, जो कोई ह्यूमन जो है उसे अपने बेनिफिट के लिए, इन्जॉयमेंट के लिए उसे उसके साथ अटैच करवाता है, जैसे कि डोर्स हो गए, विंडोज़ होगी। तो ये चीज़ें जो है वो परमानेंट बेनिफिशियल इन्जॉयमेंट के अंदर आएंगी, जो कि एम्बेडेड होती है अर्थ के साथ। थिंग्स रूटेड इन द अर्थ मीन्स वो थिंग्स जो अर्थ के अंदर उनकी जो जड़ें हैं वो फैली हुई हैं, उसके अंदर क्या इंक्लूड होंगे, ट्रीज़ होंगे, श्रब्स होंगे, जैसे पेड़ हो गए, झाड़ियाँ होंगी, तो ये इंक्लूड होंगे इसके अंदर। बट वेयर सच ट्रीज स्टैंडिंग टिम्बर, लेकिन जहाँ पर स्टैंडिंग टिम्बर जैसे ट्रीज़ होंगे तो वो जो है वो तो इमूवेबल प्रॉपर्टी होगी, क्योंकि हम पहले पढ़ चुके हैं कि जो स्टैंडिंग टिम्बर है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है। तो हम क्या ले सकते हैं इसका एग्जांपल, जैसे बबूल ट्रीज़ होगी, शीशम ट्रीज़ होगी, ये स्टैंडिंग टिम्बर होते हैं। सो ये स्टैंडिंग टिम्बर हैं एंड आर मूवेबल प्रॉपर्टी, और ये मूवेबल प्रॉपर्टी हैं। ऑल्दो दे आर थिंग्स रूटेड इन द अर्थ, लेकिन ये भी तो उसके अंदर, अर्थ के अंदर इनकी भी तो जड़ें फैली हुई होती हैं, लेकिन इन्हें इमूवेबल प्रॉपर्टी क्यों कहा गया है? ट्रीज़ विच बियर फ्रूट्स आर नॉट स्टैंडिंग टिम्बर बट आर कंसिडर्ड एज इमूवेबल प्रॉपर्टी। मीन्स जो ट्रीज़ जो फ्रूट्स देते हैं हमें, तो वो स्टैंडिंग टिम्बर नहीं होंगे और उन्हें क्या कहा जाएगा, इमूवेबल प्रॉपर्टी कहा जाएगा। मीन्स जो ट्रीज़ फ्रूट्स देते हैं वो स्टैंडिंग टिम्बर नहीं कहलाएंगे, उन्हें इमूवेबल प्रॉपर्टी कहा जाएगा। इन केस ऑफ शांताबाई वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे AIR 1958, in this case it would be said that if the intention is to use them for the purpose of enjoying their fruits, they will be regarded as immovable property. But if the intention is cut off them down sooner or later for the purpose of utilizing the wood for building or other industrial purpose, they would be timber and would be said immovable property. इस केस में सिंपली ये कहा गया कि अगर कोई भी पर्सन इस पर्पस से किसी ट्री को लगाता है कि वो उसके फ्रूट्स को इंजॉय कर सके, अगर वो इस इंटेंशन से लगाता है तो वो तो इमूवेबल प्रॉपर्टी माना जाएगा। लेकिन अगर उसकी ये इंटेंशन है कि वो उसे बाद में, अब या फिर बाद में उसे कट करेगा, उसको उसके वुड को यूटिलाइज़ करेगा किसी बिल्डिंग के लिए या फिर किसी इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए,
तो वो टिम्बर कहलाएगा, और वो क्या कहलाएगा, इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं कहलाएगा। दैट थिंग्स विच इज़ एम्बेडेड इन द अर्थ, जो चीज़ें अर्थ के साथ जकड़ी हुई हैं, गड़ी हुई हैं अर्थ के अंदर, तो वो चीज़ें मैंने बताई थी आपको कि हाउस हैं, बिल्डिंग्स हैं, वॉल्स हैं, जो अर्थ के साथ पूरी तरीके से जड़ी हुई हैं। एंड नेक्स्ट इज़ थिंग्स अटैच टू व्हाट इज़ सो एम्बेडेड, मीन्स वो चीज़ें जो अर्थ के साथ इस तरीके से जकड़ी हुई हैं पूरी तरीके से, वो ह्यूमंस के द्वारा परमानेंट बेनिफिशियल के लिए उसे अटैच किया गया है, जैसे कि विंडोज़ होगी, डोर्स होगी हाउस के, ठीक है, जो हाउस के साथ परमानेंट इंजॉयमेंट के लिए उसे क्या किया गया है, अटैच किया गया है। बट इफ़ द अटैचमेंट इज़ नॉट इंटेंडेड टू बी परमानेंट, लेकिन अगर जो चीज़ें अटैच की गई है वो बिना किसी इंटेंशन के की गई है, वो परमानेंट नहीं है, तो वो जो चीज़ें हैं वो इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं होंगी। जैसे कि इलेक्ट्रिक फैंस, विंडोज़, ये चीज़ें क्या हम एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, तो ये चीज़ें इमूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर नहीं आएंगी। ये चीज़ें परमानेंट बेनिफिशियल के लिए लगाई तो गई हैं, पर अर्थ के साथ ये पूरी तरीके से जकड़ी हुई नहीं है, तो ये इमूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर नहीं आएंगी। अब हमने ये तो देखा कि जनरल क्लॉज एक्ट में इमूवेबल प्रॉपर्टी की क्या डेफिनेशन दी हुई थी। अब हम देखेंगे कि रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंदर इमूवेबल प्रॉपर्टी की क्या डेफिनेशन दी हुई है। रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 का सेक्शन 2 क्लॉज 6 ये कहता है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर जो है इंक्लूड होंगी लैंड, बिल्डिंग, हेरिडेटरी अलाउंसेस, राइट टू वेज, लाइट्स, फेरीज, फिशेज or other benefits to arise out of land, and things attached to the earth or permanently fastened to anything which is attached to the earth but not include standing timber। मतलब सेक्शन 2 का क्लॉज 6 ये कहता है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर लैंड इंक्लूड होंगे, बिल्डिंग इंक्लूड होगी, हेरिडेटरी इंक्लूड होंगे, लैंड से जुड़े अलाउंसेस इंक्लूड होंगे, राइट टू वेज इंक्लूड होगा, लाइट्स इंक्लूड होंगे, फेरीज मीन्स घाटियाँ, तालाब, फेरीज और फिशरीज ये इंक्लूड होंगे, और जितने भी बेनिफिट्स जो लैंड के से अराइज होते हैं तो वो सारी चीज़ें इंक्लूड होंगे। और वो चीज़ें जो अर्थ के साथ बिल्कुल अटैच हैं या फिर परमानेंटली जकड़ी हुई हैं, उसके साथ जो चीज़ें अटैच हैं अर्थ के साथ, वो सारी चीज़ें इंक्लूड होंगी, बट स्टैंडिंग टिम्बर इंक्लूड नहीं होगा। ओके, इन केस ऑफ बाबूलाल वर्सेस भवानी 1912, इस केस में ये कहा गया द कोर्ट हेल्ड दैट द डेफिनेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी डिफाइंड इन जनरल क्लॉज एक्ट 1897 एंड रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 इज़ अप्लाइड टू ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। कोर्ट ने ये हेल्ड किया कि जो जनरल क्लॉज एक्ट 1897 और रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 में इमूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन दी हुई है वो ही ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में अप्लाई होगी। एंड इन केस ऑफ फातिमा बीबी वर्सेस अरफाना बेगम AIR 1980 का केस था। इस केस में कहा गया जो स्टैंडिंग टिम्बर है वो मूवेबल प्रॉपर्टी है। जैसे कि मैंने पहले ही आपको बता दिया था कि जो स्टैंडिंग टिम्बर है वो मूवेबल प्रॉपर्टी है, इमूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर इंक्लूड नहीं होगा। सो गाइस, जो हमारे बाकी के इंटरप्रिटेशन क्लोज रह गए हैं, अटेस्टेड, रजिस्टर्ड, एक्शनेबल क्लेम, नोटिस, तो हम इसे नेक्स्ट की वीडियो में कंटिन्यू करेंगे क्योंकि इस वीडियो में कवर नहीं हो पाएगा। आई होप गाइज आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।